नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं घर्षण और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में क्या अंतर होता है तथा घर्षण के लाभ और हानियाँ। यहाँ पर पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब कोई सतह खुरदरी होती है तो उस पर घर्षण अधिक लगता है और जब कोई सतह चिकनी होती है तो उस पर घर्षण कम लगता है। आज हम यहाँ पर स्थैतिक घर्षण को समझेंगे और सर्पी घर्षण को समझेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक बॉक्स है जो विराम अवस्था में रखा हुआ है और विराम अवस्था में रखे हुए इस बॉक्स को धकेलने के लिए अर्थात गति की अवस्था में लाने के लिए इस बॉक्स पर हमारे द्वारा एक बल लगाया जाता है। यहाँ यदि आप इस बॉक्स को जब विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाते हैं तब उसे धकेलना आसान है या गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना या धकेलना आसान है? कौन सी स्थिति में हमें यहाँ कम बल लगाना पड़ेगा? अर्थात जब गतिशील बॉक्स को हम उसी दिशा में लगातार सरकाते चले जाएं, धकेलते चले जाएं, तो अपेक्षाकृत हमें कम बल लगाना पड़ेगा उस स्थिति के जब हम उस बॉक्स को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाना चाहते हैं। उस अवस्था के गतिशील अवस्था में बॉक्स को सरकाते जाना हमारे लिए अपेक्षाकृत आसान कार्य होता है। यहाँ गति की अवस्था में लाने के लिए बॉक्स पर हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। अर्थात गतिशील बॉक्स को गति में बनाए रखने के लिए हमें उस पर लगातार बल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर किसी वस्तु को विराम अवस्था से अर्थात बॉक्स स्थिर है और उसे गति में लाने के लिए हमें स्थैतिक घर्षण को पार करना होता है। क्योंकि बॉक्स विराम अवस्था में है, उस समय उस पर जो घर्षण लग रहा है वह स्थैतिक घर्षण है। जैसे ही हम उस वस्तु को पर बल लगाते हैं तो हमें बल लगाने से वो स्थैतिक घर्षण समाप्त हो जाता है और वस्तु विराम अवस्था से गति की अवस्था में आ जाती है। अर्थात स्थैतिक घर्षण क्या होता है? किसी रुकी हुई वस्तु को विराम अवस्था से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला जो बल होता है उसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए अर्थात वस्तु को लगातार गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल जो होता है उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। तो जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। इसलिए जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति
बनाए रखना सरल होता है, क्योंकि जो सर्पी घर्षण होता है उसमें दोनों सतहों के जो संपर्क बिंदु हैं वो आपस में मिल नहीं पाते, आपस में वो बिंदु एक दूसरे के में धंस नहीं पाते, जिसकी वजह से जो सर्पी घर्षण है उसका मान कम होता है। यहाँ हम देख रहे हैं इसी चीज़ को, ऊपर बॉक्स की सतह है, नीचे फर्श की सतह है। तो जब लगातार बॉक्स को फर्श पर गतिशील बनाए रखते हैं तो बॉक्स की सतह और फर्श की सतह को उतना समय नहीं मिल पाता कि फर्श के संपर्क बिंदुओं में वो धंस सकें, अर्थात चूँकि बॉक्स लगातार गतिशील है तो दोनों के संपर्क बिंदु एक दूसरे में धंस नहीं पाते। अतः ऐसी स्थिति में जो सर्पी घर्षण होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, वो स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। अर्थात सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से सदैव कम होता है, अर्थात स्थैतिक घर्षण अधिक होता है और सर्पी घर्षण कम होता है। एक गतिशील बॉक्स को बल लगाकर गति में रखना एक विराम अवस्था में स्थित बॉक्स को गति में लाने की अपेक्षा आसान होता है। अर्थात जब आप एक बॉक्स पे धक्का लगाते हो और वो बॉक्स गतिशील हो जाता है तो उसे गतिशील रखना आसान है, बजाय एक विराम अवस्था में स्थित बॉक्स को गति में लाने की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि जो विराम अवस्था में बॉक्स है उस पर स्थैतिक घर्षण लग रहा है, इसलिए उस पर उसे गतिशील बनाने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर सर्पी घर्षण लग रहा है और सर्पी घर्षण की वजह से उसे गति में बनाए रखना आसान होता है, सरल होता है। घर्षण हानिकारक है लेकिन अनिवार्य है। यहाँ हम घर्षण से जो लाभ हैं और घर्षण से जो हानियाँ हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अर्थात घर्षण अनिवार्य है, हानिकारक है, परंतु अनिवार्य भी है। तो घर्षण से क्या लाभ होते हैं? घर्षण की वजह से हम किसी बर्तन को पकड़ पाते हैं। मिट्टी के कुल्हड़ को पकड़ना आसान है, बजाय किसी चिकने कप या गिलास को। चिकना कप या गिलास हाथ से फिसल सकता है, लेकिन मिट्टी का कुल्हड़ चूँकि खुरदरा होता है उस पर घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए उसे पकड़ना आसान होता है। तो घर्षण की वजह से हम किसी बर्तन को पकड़ पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम किस फर्श पर चल पाते हैं। यदि घर्षण बल नहीं हो तो हम फर्श पर नहीं चल पाएंगे। घर्षण के कारण हम पेन अथवा पेंसिल से लिख पाते हैं। पेन अथवा पेंसिल को हम हाथ में पकड़ते हैं, घर्षण बल की वजह से उसमें ग्रिप बनती है, जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं। घर्षण के कारण चौक से श्यामपट्ट पर अर्थात बोर्ड पर लिख पाते हैं। यदि चौक और श्यामपट्ट में घर्षण ना हो तो हम उसमें लिख नहीं पाएंगे। घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है। अगर घर्षण नहीं होगा तो कील दीवार को पकड़ नहीं पाएगी मजबूती से, वो गड़ नहीं पाएगी, वो बाहर निकल आएगी। घर्षण के कारण वाहन सड़कों पर चल पाते हैं, मुड़ पाते हैं, हम ब्रेक लगा पाते हैं। ये सब घर्षण के कारण ही संभव होता है। घर्षण के कारण गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उस पर घर्षण बल लगता है, जिससे कि वह वस्तु धीरे धीरे विराम अवस्था में आ जाती है। घर्षण के कारण धागे में गांठ बांध सकते हैं। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। तो घर्षण जो है वो हमारे लिए जरूरी है, अर्थात लाभदायक है। जैसे एक नया पेच है और एक घिसा हुआ है, तो ये घर्षण के कारण यहाँ पर ये पेच घिस जाता है। इसी प्रकार से ये एक नया बेयरिंग है, बाल बेयरिंग, और एक घिसा हुआ बाल बेयरिंग है।
तो घर्षण के कारण बॉल बेरिंग जो हैं वो घिस जाते हैं। घर्षण के कारण ही जूतों के सोल घिस जाते हैं। जब किसी फर्श पर, गीले फर्श पर तेल या पानी गिरा होता है तो वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाता है। जब पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है तो वहाँ पर भी घर्षण बल कम हो जाता है, जिससे कि हम उस पर फिसल जाते हैं। फर्श पर चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे कि अत्यधिक ऊर्जा नष्ट होती है। ये घर्षण से होने वाली हानि है कि जिसमें घर्षण से वस्तुएं घिस जाती हैं, पेच घिस जाते हैं, बॉल बेरिंग घिस जाते हैं, जूतों के सोल घिस जाते हैं तथा घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे अत्यधिक ऊर्जा नष्ट होती है। घर्षण से हम यहाँ माचिस की खुरदरी सतह पर माचिस की तीली को जला सकते हैं। घर्षण के कारण जो मिक्सी का जार है वो गर्म हो जाता है। घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे गर्म हो जाते हैं। तो ये थे यहाँ पर घर्षण से होने वाली कुछ हानियाँ। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि घर्षण को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं तथा उसे किस प्रकार से घटा सकते हैं, अर्थात इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। धन्यवाद।